आप सभी का जीएस वर्ल्ड के इस फोरम में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर कुमार नलिन, जो पिछले कई वर्षों से सिविल सेवा के छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान कर रहा हूं और अभी मैं आपको विश्व इतिहास से संबंधित जो हमारा टॉपिक है, इतिहास का एक अंग है, इस पर मैं आपको मार्गदर्शन प्रदान करूंगा। बेसिकली आज मकर संक्रांति का दिन है और मकर संक्रांति के इस शुभ अवसर पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्दिक बधाई देते हैं और हमारी उम्मीद है कि आप जिस उद्देश्य से इस क्लास को से जुड़े हैं वो आपको सफलता प्राप्त कराए। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि सिविल सेवा परीक्षा का जो वर्तमान का जो पाठ्यक्रम है ये 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इस संदर्भ में जो सबसे पहला एग्जाम हुआ था, पेपर हुए थे 2013 ऑनवर्ड ये सिलेबस चल रहा है। इस 2012 के सिलेबस में पहली बार हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। विश्व का इतिहास जीएस का एक हिस्सा बना था। सामान्य अध्ययन में पहले केवल आधुनिक भारत पढ़ाए जाते थे और उसमें विश्व इतिहास को नहीं पढ़ाया गया था और केवल भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन इस बार विश्व इतिहास को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसकी बेहतर समझ तभी हो सकती है जब आपको विश्व इतिहास की बेहतर समझ हो, और इस विश्व इतिहास की बेहतर समझ होने के लिए यह जरूरी है कि आप उसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको आप समझ पाए। मॉडर्न इंडिया में आपको बेसिकली 18th, 19th एंड 20th सेंचुरी का अध्ययन करना है, तो उसी के हिसाब से विश्व इतिहास में भी जो आपका सिलेबस है वह 18th, 19th एंड 20th सेंचुरी को पढ़ना है। विश्व इतिहास का आरंभ वैसे तो 15th, 16th सेंचुरी से ही आरंभ हो जाता है, लेकिन आपको वो पोर्शन नहीं पढ़ना है, वो हिस्सा नहीं पढ़ना है, वह ऑप्शनल का एक अंग है और ऑप्शनल में उसको आपको पढ़ना है। तो हम लोग आरंभ करेंगे सिलेबस से। सबसे पहले देखिए कि जीएस मुख्य परीक्षा का जो सबसे पहला पेपर है वह है पेपर फर्स्ट, और उस पेपर फर्स्ट में आप देखें कि सिलेबस क्या है। इस पेपर फर्स्ट में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, मतलब इतिहास से संबंधित टॉपिक है, भूगोल से संबंधित टॉपिक है और समाज से संबंधित यानी कि सोशल इश्यूज से संबंधित टॉपिक है। इस टॉपिक में आप देखेंगे कि सबसे पहले इतिहास से संबंधित 5 टॉपिक दिए गए हैं। इसमें से जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, सेकंड टॉपिक इज मॉडर्न इंडिया, थर्ड टॉपिक इज फ्रीडम स्ट्रगल, नेक्स्ट टॉपिक इज पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड अल्टीमेटली हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये जो विश्व का इतिहास है इसको आप देखें कि हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी से आपको ये पढ़ना है, 18वीं शताब्दी से पढ़ना है, सच एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वार्स, रिड्रावल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, their forms and effect on the society. Initially, these topics were related to political science, but now it is the part of our history. ये जितने भी टॉपिक हैं इसको आप देखें कि हिंदी में ये क्या बनता है। तो विश्व का जो इतिहास है सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा में पेपर फर्स्ट से ये संबंधित है और विश्व का इतिहास में 18वीं शताब्दी और उसके पश्चात आपको अध्ययन करना है। इसमें देखिए पहला टॉपिक है औद्योगिक क्रांति, दूसरा विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशीकरण, विउपनिवेशीकरण, राजनीतिक दर्शन यथा साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि, उसके रूप और उसके रूप और समाज पर उसका प्रभाव। ये एक गाइडलाइन है
ऐसा नहीं है कि ये अंतिम रूप से टॉपिक है, ये एक मार्गदर्शन के लिए दिया गया है कि इन सब टॉपिकों को केंद्र में रखते हुए आपको विश्व इतिहास का अध्ययन करना है। अब यह जो विश्व इतिहास है, इसमें आप देखें कि इस विश्व इतिहास में जो टॉपिक्स दिए गए हैं 18th सेंचुरी ऑनवर्ड, अभी अभी हमने आपसे चर्चा किया कि चूंकि मॉडर्न इंडिया जो हमारा टॉपिक है वह 18th, 19th एंड 20th सेंचुरी का अध्ययन करना है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में विश्व इतिहास के भी टॉपिक लिए गए हैं 18th, 19th एंड 20th सेंचुरी के। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आएंगे, थोड़ा मैं उसकी चर्चा कर लूं। आप यहां देखिए मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है वह है रेनेसा से, फ्रॉम रेनेसा टू ग्लोबलाइजेशन। ये जो रेनेसा का काल है वह 1350 टू 1550, तो आप अगर 1440 को मान ले, 1450 को मान ले, तो ये 15th सेंचुरी आता है, यानी कि 15वीं शताब्दी से ये विश्व इतिहास का अध्ययन आरंभ माना जाता है। और इसके जो बेसिक टॉपिक्स है फॉर्मेशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, वह है रेनेसा, रिफॉर्मेशन, कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन एंड मॉडर्न नेशन स्टेट। ये जो मॉडर्न नेशन स्टेट, ये आपके 5 टॉपिक हो गए, 1 2 3 4 टॉपिक हो, 4 टॉपिक हो गए। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड आप आगे देखिए कि 18th सेंचुरी में आपके टॉपिक बनेंगे अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फेज 1, कोलोनाइजेशन, इनलाइटनमेंट। 19th सेंचुरी का हमारा टॉपिक बनेगा अमेरिकन सिविल वार, यूरोपियन रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंपीरियलिज्म, सोशलिस्टिक आइडियाज, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। एंड 20th सेंचुरी में आपको देख लें बनेगा आपका रशियन रिवॉल्यूशन, फर्स्ट वर्ल्ड वार, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड न्यू डील पॉलिसी, सेकेंड वर्ल्ड वार, डिकोलोनाइजेशन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, और लास्ट में ये टॉपिक है हमारा ग्लोबलाइजेशन। आप इस पूरे विश्व इतिहास को आप केवल एक इस आप देखें कि जो प्रेजेंटेशन है हमारा, ये ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन है, इस ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं आपका पूरा यह सिलेबस है। इसमें 18th टू 20th सेंचुरी आपको पढ़ना है। ऊपर के जो 4 टॉपिक है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको इसका अध्ययन इसलिए करना है ताकि इन बाकी टॉपिक्स को आप समझ सकें। इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये टॉपिक्स पढ़ने जरूरी है। अब आप देखिए कि मैं एक एक टॉपिक को उठाता हूं और आपको बताता हूं कि ये क्या है। रेनेसा, पुनर्जागरण। व्हाट इज रेनेसा? रेनेसा इज नॉट ए मूवमेंट बट इट वाज ए स्पेशल स्टेट ऑफ माइंड। पुनर्जागरण कोई आंदोलन नहीं था, बल्कि एक विशेष मानसिक अवस्था थी। एक विशेष मानसिक अवस्था है यह रेनेसा। और यह जो रेनेसा है, इस रेनेसा का जो टाइम फ्रेम माना जाता है 1350 टू 1550। पुनर्जागरण से आधुनिक विश्व का आरंभ माना जाता है। आखिर क्यों आधुनिक माना जाता है? तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एज फॉर एग्जाम्पल द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी यानी कि आपके अंदर एक इंक्वायरी, खोजी दृष्टि का उदय, और आप हर चीजों पर अब आप प्रश्न चिन्ह उठाएंगे और उसका सॉल्यूशन लाने का प्रयास करेंगे। ये जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है, इसके एग्जांपल्स क्या? केपलर, कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, हार्वे आर द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। The second factor is the spirit of adventures, साहसिक मनोवृत्ति का उदय। साहसिक मनोवृत्ति यानी कि मानव को ऐसा लगता था कि वह एक बंद अर्थव्यवस्था में जी रहा है और उसके बाहर की जिंदगी को वह देखना चाहता था। इस विश्व को, मानव को समझने का प्रयास कर रहा था, और वहां पर उन्होंने एक दूसरा मूवमेंट, एक फैक्टर्स आया, spirit of adventures. Vasco da Gama and Columbus are the finest example of a spirit of adventures. Third point is humanism, मानवतावाद।
ये मानवतावाद क्या है? टू बिलीव इन ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्यों में विश्वासी मानवतावाद है। आप देखें, जैसे प्रेम, घृणा, क्रोध, ममत्व, ये जितने भाव हैं, ये सब मानवतावाद के भाव हैं। सब मानव के विभिन्न भाव है, डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है। यह जो फीलिंग्स है, इसी से मानव मानव है। इस ह्यूमन वैल्यूज को बनाए रखने का प्रयास किया गया है। और इसीलिए आप देखेंगे उस दौर के जितने भी साहित्यकार आए, सबने इस ह्यूमन वैल्यूज को महत्व दिया। शेक्सपियर इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमनिज्म। इन्होंने और मरांतदोला, ये सब तमाम लोग हैं जिन्होंने मानवतावाद को अपनी रचनाओं में उजागर किया। अब आप देखिए, इसके बाद जो फोर्थ फैक्टर है वो है इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद। यानी कि व्यक्ति खुद यह मानता था, इसके पहले जो भी कुछ क्रिएशन होता था, हम यह मानकर चलते थे कि सब ईश्वर प्रदत्त हैं, सब ईश्वर क्रिएट करता है। लेकिन अब इनको अपने आप में विश्वास आया। अब इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, उस पर पूरे अधिकार के साथ अपना हस्ताक्षर किया, बताया कि इट्स माय क्रिएशन। लियोनार्डो दा विंची ने जब मोनालिसा की रचना की, तो उस पर अपने पूरे अधिकार भाव से उसने हस्ताक्षर किए और बताया कि यह मेरी रचना है। यानी कि अपने क्रिएशन पर गर्व करने का यह बात है। वस्तुतः सामंती व्यवस्था में ऐसा माना जाता था कि समाज से व्यक्ति का निर्माण हुआ है। अब जो व्यक्तिवाद आया, उसमें यह माना जाने लगा कि व्यक्ति से समाज का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट, सेकुलरिज्म। व्हाट इज सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म से यहां मतलब है हमारा कि सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम द स्टेट। राज्य की गतिविधियों से चर्च का अलग हो जाना ही पंथ निरपेक्षता है। और लास्ट, हिस्टोरिकल सेल्फ कॉन्शियसनेस, ऐतिहासिक आत्मचेतना, इतिहास के प्रति बदलती दृष्टि का परिचायक है। तो पुनर्जागरण से आधुनिक विश्व का आरंभ माना जाता है। इस पुनर्जागरण से जब हम आगे बढ़ेंगे, तो इसी दौर में एक समानांतर एक और प्रमुख घटना हुई, रिफॉर्मेशन, धर्म सुधार आंदोलन। ये धर्म सुधार आंदोलन क्रिश्चियनिटी के अंतर्गत आया था। और ये क्रिश्चियनिटी क्या थी? इस क्रिश्चियनिटी के अंतर्गत दो प्रकार के चर्च सिस्टम का विकास हुआ था। एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च सिस्टम एंड सेकेंड वन रोमन चर्च सिस्टम। तो जो ये रोमन चर्च सिस्टम था, इस रोमन चर्च सिस्टम के अंतर्गत एक सुधार आंदोलन आरंभ हुआ। तो जो लोग उसके ट्रू फॉलोअर्स थे, वे कैथोलिक कहलाए, और जो उसके विरोध में खड़े हुए, ये प्रोटेस्टेंट कहलाए। प्रोटेस्टेंट में भी कई सेक्ट हो गए, लूथरिज्म, कैल्विनिज्म, जुंगलिज्म एटसेट्रा। नियमित जब क्लासेस चलेंगे तो हम आपको डिटेल से इसके बारे में बताएंगे कि ये सब क्या विचारधारा है, किस प्रकार से। अभी तत्काल आप इतनी बात समझें कि ये जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट हुआ था, इसको आरंभ किया था मार्टिन लूथर ने, जो जर्मनी के विटेनबर्ग चर्च का एक पादरी था। तो आप देखेंगे ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट आरंभ हुए, और ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट का तात्कालिक कारण था द लेटर ऑफ इंडल्जेंस, क्षमा पत्रों की बिक्री। इसके बिक्री की जाती थी। ये सब विस्तार से हम आपसे चर्चा करेंगे। तो रिफॉर्मेशन क्या है? क्रिश्चियनिटी के अधीन जो कुछ परिवर्तन की जरूरत थी, क्रिश्चियनिटी के अधीन जो भी ऑर्थोडॉक्सी आई थी, उसको परिवर्तित करने का यह प्रयास था। उनके समाज में परिवर्तन करने की जरूरत थी, तो रिफॉर्मेशन मूवमेंट आए। इसी दौर में कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन, बड़े स्तर पर व्यापार वाणिज्य आरंभ हुआ। और ये जो व्यापार वाणिज्य आरंभ हुए, जो एक क्रांति का रूप ले आया, क्योंकि मध्यकाल में दूरस्थ व्यापार नहीं हो रहे थे, और इस समय दूरस्थ व्यापार एक बार फिर से होने लगे। और ये जो मेडिटेरेनियन सी है, पहले वह इसका सेंटर बना, और बाद में अटलांटिक सी इस व्यापार वाणिज्य का केंद्र बना। तो आप देखेंगे कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन हुए, और इसी दौर में मॉडर्न नेशन स्टेट, आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, दीज आर द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट। यहां पर एक बात आपको समझने की जरूरत है
कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंट्री एंड नेशन। तो आप समझे, कंट्री इज ए पॉलिटिकल फेनोमेना एंड नेशन इज ए कल्चरल फेनोमेना। ये जो देश है यह एक राजनीतिक परिघटना है, जबकि राष्ट्र एक सांस्कृतिक परिघटना है। तो आरंभ में जो कंट्री थे, आरंभ में बड़े बड़े एम्पायर थे यूरोप में। तो आप देखेंगे कि इस युग में आकर मॉडर्न नेशन स्टेट बनने लगे, और ये जो नेशन स्टेट थे, जो राष्ट्रीय राज्य थे, ये राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ, यानी कि राष्ट्र का निर्माण अब नेशनलिटी के आधार पर किया जाने लगा, कल्चरल फेनोमेना के आधार पर किया जाने लगा। अब आप देखें, यहां से हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा। इस कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन की अगली कड़ी होगी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। वाणिज्यिक क्रांति के दौर में यूरोपीय सॉरी यूरोपीय देशों ने एक विशेष प्रकार की नीति अपनाई, एंड दैट पॉलिसी वाज मर्केंटलिज्म, वाणिज्यवाद या वणिकवाद। इस दौर में, यह कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन के दौर में, यह एक पॉलिसी अपनाई गई थी, मर्केंटलिज्म। द क्वेश्चन इज, व्हाट इज मर्केंटलिज्म? मर्केंटलिज्म was a state sponsored economy. In this system, the economy was patronized by the state, protected by the state and promoted by the state. वणिकवाद या वाणिज्यवाद राज्य द्वारा प्रायोजित एक ऐसी अर्थव्यवस्था थी जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था को संरक्षण प्रदान करता था, सुरक्षा प्रदान करता था और बढ़ावा देता था। आपको रिमेंबर रखना है कि तीन टर्मों को, पैट्रोनाइज्ड बाय द स्टेट, प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट एंड प्रमोटेड बाय द स्टेट। सो ऑल द इंपॉर्टेंट यूरोपियन कंट्रीज adopted the policy of mercantilism during commercial revolution of Europe. अब ये जो मर्केंटलिस्ट पॉलिसी अपनाएंगे, इस मर्केंटलिस्ट पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाएगा अमेरिका में, और एडॉप्ट करेगा कौन? ब्रिटेन। जिन देशों ने इस पॉलिसी को अपनाया उसमें प्रमुख थे ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल एंड हॉलैंड। तो ब्रिटेन ने यहां पर इस पॉलिसी को लाया, और ब्रिटेन की जो पहली कॉलोनी स्थापित हुई अमेरिका में वह है जेम्सटाउन 1607, and within 50 years Britain established 13 colonies in अमेरिका। तो आप देखेंगे कि कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन के दौरान मर्केंटलिज्म पॉलिसी अपनाई गई थी, और यहां पर अमेरिका के संसाधनों का दोहन ब्रिटेन के हित में हो रहा था। और इसी दौरान आप देखेंगे, इसी के कारण अमेरिका में ब्रिटिश व्यवस्था के खिलाफ एक विद्रोह की भावना सामने आई। अब देखिए सिविल सेवा में प्रश्न क्या पूछा है, ये जीएस में 2013 में पूछा गया था कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन वाज ए इकोनॉमिक रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश मर्केंटलिस्ट पॉलिसी। अमेरिकी क्रांति ब्रिटिश वाणिज्यवादी नीति के विरुद्ध एक विद्रोह था, या ब्रिटिश आर्थिक नीति के विरुद्ध एक विद्रोह था। अब आप देखेंगे कि सामान्यतः जब हम अमेरिकन रिवॉल्यूशन को पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान कहां जाता है? अमेरिकी क्रांति के कारण क्या थे, अमेरिकी क्रांति की प्रगति कैसे हुई, अमेरिकी क्रांति के परिणाम क्या हुए, और प्रश्न क्या पूछा है कि अमेरिकी क्रांति ब्रिटिश आर्थिक नीति के विरुद्ध विद्रोह था। तो इस प्रकार के प्रश्न को टैकल करने के लिए यह जरूरी है कि यू शुड नो द पॉलिसी ऑफ मर्केंटलिज्म, एंड दिस टर्म वाज फर्स्टली यूज्ड बाय एडम स्मिथ in his book The Wealth of Nation published in 1776। यह जो किताब है Wealth of Nation, इसमें पहली बार एडम स्मिथ ने इस शब्दावली का प्रयोग किया और कहा कि अब तक जो पॉलिसी अपनाई जा रही थी यह मर्केंटलिस्ट पॉलिसी है, यह वणिकवाद की नीति है। 1776 में किताब प्रकाशित हुई। तो आप यहां देखें, इसके बाद आप यहां देखिए अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अब देखेंगे कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन का अगला रिफ्लेक्शन आपको कहां नजर आएंगे?
तो आप यहां देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इससे क्या लेना देना है? कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन के दौरान यूरोप में एक नए वर्ग का उदय हुआ, दैट क्लास वाज बुजुर्वाजी क्लास, बुजुर्वा वर्ग, एक बुजुर्वा वर्ग का। अब ये जो परंपरागत यहां के वर्ग थे, दैट वाज नोबल क्लास, ये वर्ग था आपका कुलीन वर्ग। अब कुलीन वर्ग और बुजुर्वा वर्ग पहले से स्थापित है, कुलीन वर्ग, और एक नया वर्ग आया बुजुर्वा वर्ग, तो दोनों में क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा, दोनों के हितों में अंतर्विरोध होंगे, अंतर्विरोध उत्पन्न होंगे, दोनों में क्लैश होगा। और इसी संघर्ष का परिणाम था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रांस की क्रांति क्या थी? ये फ्रांस की क्रांति के कारण केवल फ्रांस में नहीं थे, बल्कि ये कारण पूरे यूरोप में अवस्थित थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन was the answer of that questions which were appeared in Europe in the late 19th in the latter half of the 19th century. फ्रांस की क्रांति उन प्रश्नों का जवाब था जो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप के समक्ष उपस्थित थे। And the Russian Revolution was the answer of that question which were unanswered in French Revolution. और रूस की क्रांति उन प्रश्नों का जवाब था जो फ्रांस की क्रांति में अनुत्तरित रह गया था। अब आप यहां देखिए, इस कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन को हमने कहां से जोड़ा? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। और इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का संबंध, इसका एक्सटेंशन यूरोपियन रिवॉल्यूशन। 18th सेंचुरी में जो सच फ्रांस के लिए था, 19th सेंचुरी में वही सच पूरे यूरोप के लिए था। कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन को समझेंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को समझेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ही एक्सटेंशन है यूरोपियन रिवॉल्यूशन, और इसका एक्सटेंशन है रशियन रिवॉल्यूशन। क्योंकि यहां पर जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक और दौर आएगा, तो एक नए वर्ग का उदय हुआ, और उस वर्ग का नाम है प्रोलिटेरियट क्लास, सर्वहारा वर्ग। इसने बुजुर्गा वर्ग की सत्ता को चुनौती दी। यहां बुजुर्गा वर्ग ने कुलीन वर्ग की सत्ता को चुनौती दी, और यहां सर्वहारा वर्ग ने बुजुर्गा वर्ग की सत्ता को चुनौती दी। तो बेसिकली आप ये देखेंगे कि ऑल दिस टॉपिक्स आर इंटरकनेक्टेड। आप इसको इंडिपेंडेंट ना देखें, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए। यहां तक कि हमने बताया कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन की भी जो जड़ है, वो अभी कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है। और इसी दौरान एक पॉलिसी लाई गई थी जिसकी मैंने अभी चर्चा किया, द पॉलिसी ऑफ मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म, वणिकवाद की नीति लाई गई थी। अब आप यहां देखें, इस कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन के दौरान जिन यूरोपीय देशों ने धन कमाए, उन लोगों ने इसको नई टेक्नोलॉजी में निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया। अगर आपके पास पैसा है तो दो बातें हो सकती है, या तो आप उसको एक्सपेंडिचर लगाएंगे, यानी कि खर्च करेंगे, लग्जरी गुड्स में खर्च करेंगे, या फिर आप उसको निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। उस समय यूरोप के 5 देश थे जो निवेश करने की स्थिति में थे: ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड एंड पुर्तगाल। हॉलैंड और पुर्तगाल छोटे देश थे, ये प्रतिद्वंदिता में लंबे समय तक टिक नहीं सकते थे, तो विकल्प अब 3 पर आया: ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन। स्पेन में आप देखेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम था, और वहां के लोगों का माइंडसेट निवेश में नहीं था, वो केवल एक्सपेंडिचर में विश्वास कर रहे थे। लेकिन यहां पर आप देखें कि ब्रिटेन के लोगों ने सबसे पहले उस प्राप्त किए गए धन को निवेश किया नई टेक्नोलॉजी में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में। और उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम यह निकला कि एक नई क्रांति हुई, जिस क्रांति को कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? औद्योगिक क्रांति है क्या? औद्योगिक क्रांति, इट इज बेसिकली फ्रॉम मैन मेड टू मशीन मेड, रेडिकल चेंज इन द प्रोडक्शन सिस्टम, इट्स कॉल्ड द रिवॉल्यूशन। जो उत्पादन की पद्धति थी,
उसमें एक मूल परिवर्तनकारी परिवर्तन आ गया। मूल परिवर्तन आ गए, रेडिकल चेंज इन द प्रोडक्शन सिस्टम, उत्पादन की पद्धति में जो परिवर्तन हुआ, इसी को औद्योगिक क्रांति कहा गया। और यह औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में आई। अब ब्रिटेन में क्यों आई? क्योंकि ब्रिटेन के लोगों ने सबसे पहले यह लाभदायक निवेश किया था। मान लें कि आपके पॉकेट में 2000 रुपए है। इस 2000 रुपए को से लेकर आप अपने मनपसंद मित्र को या गर्लफ्रेंड को ले जाकर रेस्टोरेंट में खाना खिला सकते हैं, या फिर उस 2000 से आप मार्केट में जाकर बुक परचेज कर सकते हैं। पैसे दोनों हालत में जाएंगे, एक एक्सपेंडिचर की श्रेणी में आएगा, दूसरा निवेश की श्रेणी में आएगा। स्पेन के लोगों ने एक्सपेंडिचर को फोकस किया और ब्रिटिश लोगों ने इन्वेस्टमेंट को फोकस किया। परिणाम सामने है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैपेंड इन ब्रिटेन। फ्रांस के लोग भी लग्जरी लाइफ जीने के आदी थे, इसलिए फ्रांस में भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, लेकिन वो ब्रिटेन से पिछड़ गया। उसके बाद फ्रांस की औद्योगिक क्रांति देर से शुरू हुई। अब आप एक बात देखें, इस दौर में अब आप आगे देखें कि एक फैक्टर है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फेज 1, 18th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए वो ब्रिटेन और फ्रांस में हुए। अब 19th सेंचुरी में इसका एक्सटेंशन हुआ और अब तक औद्योगिक क्रांति जो केवल यूरोप तक सीमित थी, इस बार इसका एक्सपेंशन वर्ल्ड वाइड हुआ। और यूरोप के जर्मनी और रूस में तो हुए ही, अमेरिकी महादेश में भी, अमेरिकी सब कंटिनेंट में भी ये हुआ, और वह देश है यूएसए, अमेरिका में। और एक एशियन कंट्री में भी हुआ, वह है जापान। इस फेज में जर्मनी, रसिया, यूएसए एंड जर्मनी, ब्रिटेन एंड फ्रांस, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। अब आप देखिए यहां, ये जो द्वितीय औद्योगिक क्रांति हुई, अब पूरा विश्व दो भाग में बटा, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। आप यहां देखें, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फेज फर्स्ट, इसमें ब्रिटेन और फ्रांस आ गए। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फेज सेकेंड, इसमें जर्मनी, यूएसए, जापान एंड रसिया आ गए। अब ये जो दो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए, इन दो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने पूरे वर्ल्ड सिनेरियो को चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया? तो जिन लोगों ने जिन देशों में पहले औद्योगिक क्रांति हुई, उन्होंने वर्ल्ड वाइड अपनी कॉलोनी स्थापित कर ली, प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन हुए। अब जब यहां कॉलोनाइजेशन हुए, तो 19th सेंचुरी में इसी कॉलोनाइजेशन की अगली कड़ी हुई इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। यह उपनिवेशवाद का ही अगला चरण है, साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसको समझे आप। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, थोड़ा इसको समझ लें। उपनिवेशवाद और यहां साम्राज्यवाद, दोनों में अंतर समझें। जब कोई एक देश किसी दूसरे देश के आर्थिक संसाधनों का दोहन अपने मातृ देश के हित में करता है, तो यह प्रक्रिया उपनिवेशवाद कहलाती है। जब कोई एक देश, एज फॉर एग्जांपल ब्रिटेन, किसी दूसरे देश का, एज फॉर एग्जांपल इंडिया, जब कोई एक देश किसी दूसरे देश के आर्थिक संसाधनों का दोहन अपने मातृ देश के हित में करता है, तो यह प्रक्रिया उपनिवेशवाद कहलाती है।
साम्राज्यवाद क्या? जब कोई एक देश किसी दूसरे देश के आर्थिक संसाधनों के दोहन के साथ साथ उस पर राजनीतिक नियंत्रण भी कायम कर लेता है तो उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद की अगली कड़ी है, यानी कि उपनिवेशवाद की प्रक्रिया पहले घटित हुई, साम्राज्यवाद की बाद में। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, यद्यपि बाद में इसी प्रक्रिया से पूरे विश्व में उपनिवेशीकरण हुआ, ऐसा नहीं था। अब आप देखें, उपनिवेशवाद की अगली कड़ी है साम्राज्यवाद। द टर्म इंपीरियलिज्म वाज फर्स्टली यूज्ड फॉर नेपोलियंस एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। साम्राज्यवाद शब्द का प्रयोग पहली बार 19वीं सदी के आरंभ में नेपोलियन बोनापार्ट के विस्तारवादी युद्धों के लिए, विस्तारवादी नीतियों के लिए किया गया था। बाद में उन हर देशों के लिए किया जाने लगा जो एक देश किसी दूसरे देश पर नियंत्रण करने लगे। अब ये जो साम्राज्यवाद आया, उपनिवेशवाद की अगली कड़ी साम्राज्यवाद, और इस साम्राज्यवाद में आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान जो पहले से औद्योगिकृत थे उन्होंने अपना एक गुट तैयार कर लिया, और जो बाद में औद्योगिकृत हुए उन्होंने अपना एक दूसरा गुट तैयार कर लिया। अब सवाल यह था कि जब दो अलग अलग गुट होंगे तो उसमें क्लैश तो होना ही था। अब आप देखें, इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में और इसी प्रकार की फिर घटना घटेगी सेकेंड वर्ल्ड वार में। एक ग्रुप और एक दूसरा ग्रुप आएगा आपका। अब यहां पर ट्रिपल एतांत एंड ट्रिपल अलायंस, एलाइड पावर एंड एक्सिस पावर। यहां पर एक ट्रिपल एतांत बना था और एक ट्रिपल अलायंस बने थे। ट्रिपल एतांत का नेता था ब्रिटेन, ट्रिपल अलायंस का नेता थे जर्मनी। यहां पर आप देखेंगे कि एलाइड पावर, इसका नेता ब्रिटेन, एक्सिस पावर, इसका नेता जर्मनी। दोनों ही केस में मुख्य लड़ाई ब्रिटेन और जर्मनी के बीच थी। अब सवाल उठता है कि ब्रिटेन जर्मनी आमने सामने क्यों थे? ब्रिटेन को आप देख ले कि ब्रिटेन फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का प्रोडक्ट है, जबकि जर्मनी सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। एक देश ने पहले से सारे उपनिवेश कब्जा कर लिया, जब दूसरा कोई देश उस वर्चस्व को तोड़ने का प्रयास करेगा तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो इस दोनों वर्ल्ड वार को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप इसको समझे कि द वर्ल्ड वार्स वेयर बेसिकली एन इंपीरियलिस्टिक वार and all the related countries were fighting for their colonial interest। ये जो विश्व युद्ध है यह मूलतः क्या है? साम्राज्यवादी युद्ध थे, और सभी संबंधित देश केवल अपने औपनिवेशिक हितों के लिए लड़ रहे थे। लेकिन अब ये अपने तो एक्सप्रेस कर नहीं सकते थे कि हम अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे, तो ये लड़ते थे डेमोक्रेसी के नाम पर कि वी आर फाइटिंग फॉर डेमोक्रेटिक वैल्यूज, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट फासिज्म। हम फांसीवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि अगर आपको लोकतंत्र में इतना ही विश्वास है तो आपने विश्व में भारत जैसे देशों को और ऐसे 72 कंट्रीज को गुलाम बनाकर क्यों रखा है? तो ये लोकतंत्र एक आवरण था, एक युद्ध को, मुख्य उद्देश्य को छिपाने का एक तरीका था। तो बेसिकली है क्या? यह एक साम्राज्यवादी युद्ध था, और इसी बात की वकालत सुभाष चंद्र बोस ने 1939 के वर्धा में CWC की मीटिंग में यह बात कही थी। तो ये दोनों ही वर्ल्ड वार साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का परिणाम था। तो एक तो आपको इसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जोड़ना होगा और दूसरा जोड़ना होगा साम्राज्यवाद से। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, और इसी से ये विश्व युद्ध की कड़ी जुड़ेगी। अब इसमें एक बात और, इन दोनों ही विश्व युद्ध के बीच में अब आप देखिए, यहां पर एक और प्रक्रिया हम आपके सामने दिखा रहे हैं।
ये जो कॉलोनाइजेशन है, इंपीरियलिज्म है, यहीं पर एक और है इनलाइटेनमेंट। इनलाइटेनमेंट क्या है? ये भी 18th सेंचुरी की एक फेनोमेना है। इनलाइटेनमेंट का अर्थ है प्रबोधन। प्रबोधन क्या? यानी कि नए प्रकाश का आगमन। अब यहां पर आप देखेंगे जब इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होंगे, जब फ्यूडल सिस्टम कैपिटलिस्टिक सिस्टम में परिवर्तित होंगे, तो उस कैपिटलिज्म के अनुरूप नए विचारधारा का उदय होगा। ये नए विचारधारा के वाहक बनेंगे मॉन्टेग्यू, सॉरी, इस नए विचारधारा के करेंगे कि रूसो, वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, डिडरो, फिलिप फ्रांसिस, थॉमस पेन, थॉमस जेफरसन, these all were the important philosophers of 18th century। आप देखेंगे कि वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, डिडरो, फिलिप फ्रांसिस, ये सब फ्रांसीसी फिलोसफर्स हैं। थॉमस पेन, थॉमस जेफरसन अमेरिकन फिलोसफर्स हैं। इनके जो विचारधारा होंगे, इससे प्रबोधन सामने आएंगे, ये नए विचार सामने आएंगे। अब ये जो नए विचार 18th सेंचुरी में है, यह नए विचार की श्रृंखला आगे जारी रहेगी और 19th सेंचुरी में सोशलिस्टिक आइडियाज सामने आएंगे। अब इस सोशलिज्म क्या है? यहां एक नई बात आ गई। सोशलिज्म, व्हाट इज सोशलिज्म? Socialism is a system in which the means of production and distribution is controlled by the society। समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन और वितरण पर समाज का नियंत्रण होता है। अब ये समाज का नियंत्रण, अब इसके विभिन्न सारे रूप आएंगे। इसका एक रूप आएगा यूटोपियन सोशलिज्म, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म, नॉन मार्क्सिस्ट कम्युनिज्म। अब मार्क्सिज्म के अंतर्गत फिर बहुत सारे विचारधाराएं आ जाएंगे, जैसे लेनिनिज्म, ट्रोट्स्कीइज्म, स्टालिनिज्म, माओइज्म एटसेट्रा। ये सोशलिस्टिक आइडियाज के डिफरेंट फॉर्म्स आएंगे और सभी ये चीज लोकप्रिय होंगे। इसमें सबसे कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, ये सब कुछ प्रमुख आइडियाज के रूप में यहां डेवलप होंगे। तो आप देखें यहां पर, और यह जो विचारधारा है वो आगे चलकर सोवियत संघ में क्रांति का कारण बनेंगे। और इस विचारधारा के अंतर्गत सोवियत संघ में क्रांति हुई, लेकिन बाद में इसी सोवियत संघ का विघटन हो गया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन द लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। 1990 के दशक में आकर यह सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो क्या ये सोवियत संघ का विघटन समाजवाद का पतन था? तो ये नहीं था। सोवियत संघ का विघटन समाजवाद का पतन नहीं था, बल्कि यह साम्यवादी व्यवस्था का विघटन नहीं था, बल्कि यह सोवियत संघ का विघटन था। यानी कि सोवियत संघ में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं आई जिसके कारण इसका विघटन हुआ। हम लोग जब नियमित कक्षा में आएंगे तो फिर आपको विस्तार से आपको बताएंगे, इनकी पॉलिसी के बारे में चर्चा करेंगे, पेरेस्ट्रोइका और ग्लास्नोस्ट की नीतियों के बारे में बताएंगे कि क्यों सोवियत संघ में यह असफल रहा, जबकि ठीक इसके समानांतर चाइना में साम्यवाद सफल रहा। और चीन में जो साम्यवाद आया था उसको कहते हैं माओइज्म। और माओइज्म में कई नए प्रकार के प्रयोग किए जो मूल मार्क्सवादी अवधारणा से हटकर थी। तो कई वेस्टर्न स्कॉलर ने लिखा है कि माओइज्म वाज द रिएक्शन अगेंस्ट द मार्क्सिज्म। ये जो माओवाद है ये मार्क्सवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। तो इस पर विद्वानों के एक दूसरे वर्ग ने कहा, और इस वर्ग ने, जिसमें मैं भी सहमत हूं उस विचार से, कि उन्होंने कहा कि माओइज्म was not the reaction against the Marxism, but it was the correction of Marxism। माओवाद मार्क्सवाद के खिलाफ एक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि यह मार्क्सवाद का संशोधन था। क्योंकि जो मार्क्सिज्म था वो यूरोपीय परिप्रेक्ष्य में लाए गए थे और माओइज्म को एशियन परिप्रेक्ष्य में, एशिया के परिप्रेक्ष्य में लाया गया था, विशेष रूप से चीन के परिप्रेक्ष्य में। तो आप यहां देखें। अब आप इसमें देखेंगे कि इस डेवलपमेंट में कुछ और बातों की हम चर्चा करते हैं।
अब आप यहां देखिए, इन दो वर्ल्ड वार के बीच एक और परिघटना हुई, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड न्यू डील पॉलिसी, विश्व आर्थिक मंदी। दरअसल इसके लिए ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि ग्रेट जो शब्द होता है वह इंग्लिश लिटरेचर में पॉजिटिव सेंस में प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ डिप्रेशन है, नेगेटिव सेंस में है। तो आगे चलकर इसके लिए एक नई शब्दावली गढ़ा गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, विश्व आर्थिक मंदी। लेकिन आप इस शब्द को इसलिए ध्यान में रखें कि जब इससे संबंधित सिविल सेवा में प्रश्न पूछे गए तो उसमें भी ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन शब्दावली का ही प्रयोग किया गया, जो कि पुराने जो राइटर्स थे, पुराने जो लेखन है उसमें इसी शब्दावली का प्रयोग है, तो आप इसी को लिखें। लेकिन हिंदी में आप लिखेंगे विश्व आर्थिक मंदी, ऐसा ना हो कि इसका शब्दशः अनुवाद कर दे महान आर्थिक मंदी, तो महान आर्थिक मंदी शब्द का प्रयोग आप नहीं करेंगे। तो विश्व आर्थिक मंदी, ये मंदी क्या है? मंदी एक ऐसी व्यवस्था, ऐसी स्थिति है कि जब बाजार में वस्तुएं तो उपलब्ध हो लेकिन उसका कोई खरीदार न हो, तो ऐसी स्थिति को हम मंदी की स्थिति कहते हैं। अब आप देखिए मंदी की स्थिति में ये क्यों उत्पन्न हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान आप देखेंगे कि पूरे विश्व में, विशेष रूप से यूरोप में, वस्तुओं की अत्यधिक मांग बढ़ी। इस बढ़ी हुई मांग के कारण अमेरिका में प्रोडक्शन काफी ऊंचा गया, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद डिमांड्स कम हुए। डिमांड्स तो कम हो गए लेकिन प्रोडक्शन बढ़ता ही रहा, प्रोडक्शन उसी रफ्तार में जारी रहा। परिणाम स्वरूप बाजार में डंपिंग शुरू हो गई और उसका कोई खरीदार नहीं रहा, क्योंकि यूरोपीय अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कि वो अमेरिकी वस्तुओं को खरीद सके। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि अमेरिका के जो उद्योगपति थे वो जो मुनाफा था उसको निवेश कर रहे थे शेयर मार्केट में, और शेयर मार्केट एकदम से ऊपर उठ रहा था। इस उठे हुए शेयर मार्केट में आप देखेंगे कि ऐसे समय में जब लोगों को लग रहा था कि अब इसमें से मुनाफा नहीं आ रहा, चूंकि नए निवेश बंद होने लगे, तो धीरे धीरे लोगों ने शेयर मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया और सेंसेक्स एकदम से नीचे गिरा 1929 में, और इसी को कहा गया ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। इस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की शुरुआत हुई अमेरिका में, यूएसए में। अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जुड़ा था यूरोपीय अर्थव्यवस्था, फिर इसका विस्तार हुआ यूरोप में, और यूरोपीय अर्थव्यवस्था से जुड़े थे थर्ड वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था, तो फिर वहां की इकोनॉमी भी डैमेज हुई। इस प्रकार से अमेरिका में जो उत्पन्न हुई मंदी वो पूरे विश्व में छा गई। अब इसका निजात कैसे मिले? तो इसके निजात करने के लिए एक अर्थशास्त्री हैं J.M. केन्स, इन्होंने एक किताब लिखी, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक्सचेंज एंड मनी। और इस किताब में उन्होंने यह बताया कि किस प्रकार मंदी से निजात पा सकते। इसे प्रैक्टिकल फॉर्म दिया अमेरिका के राष्ट्रपति F.D. रूजवेल्ट ने, जो 1932 के अमेरिका के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, और उन्होंने इसे दिया न्यू डील पॉलिसी, नया व्यवहार नीति। ये नया व्यवहार नीति के द्वारा उसने कहा कि कैसे मंदी से हम निजात पा सकते हैं। जब नियमित कक्षा होगी, रेगुलर क्लास होंगे, तो हम आपको इस दोनों फेनोमेना को बताएंगे कि किस प्रकार से मंदी आई और कैसे मंदी से हमने निजात पाई। और एक बार अमेरिका में मंदी से निजात पा दिया तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था से यूरोप की अर्थव्यवस्था जुड़ी थी वो भी मंदी के दौर से बाहर हो गई, और यूरोप से जुड़ी थी तीसरे वर्ष थर्ड वर्ल्ड की इकोनॉमी, और तृतीय जो विश्व है, तृतीय विश्व, उसकी अर्थव्यवस्था भी इस दौर से बाहर आ गई। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक और दौर आया, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक और दौर आया, और वह दौर है आपका डीकोलोनाइजेशन का। कोलोनाइजेशन एंड डीकोलोनाइजेशन, एक फेज आता है उपनिवेशीकरण का और दूसरा फेज आता है विउपनिवेशीकरण का। और ये जो विउपनिवेशीकरण है, इसके द्वारा आप देखेंगे कि यह एक बार फिर से ये जितने भी उपनिवेश थे वो स्वतंत्र होने लगे। इतनी तेजी से ये प्रक्रिया हुई कि इस प्रक्रिया को विउपनिवेशीकरण कहा गया। हम लोग नियमित कक्षाओं में, रेगुलर क्लास में इस बात की चर्चा करेंगे कि आखिर कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे, which factors were responsible for the process of
डीकोलोनाइजेशन। और लास्ट में आप देखें कि इन सारी प्रक्रियाओं के बाद आपका एक प्रक्रिया बचता है ग्लोबलाइजेशन। तो आप देखिए यहां पर ग्लोबलाइजेशन, ये जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है इसके दो हिंदी होते हैं, वैश्वीकरण और या भूमंडलीकरण। तो आप देखिए ये ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस होगा और 20वीं सदी के अंतिम दशक में ये प्रक्रिया सामने आएगी ग्लोबलाइजेशन का, और इसके द्वारा ग्लोबल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट सामने आएगा, ग्लोबल विलेज इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट सामने आएगा। और इस ग्लोबलाइजेशन से कोई भी ऐसा विषय नहीं था जो अछूता रहा, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, सब में किसी न किसी रूप में ये ग्लोबलाइजेशन का फैक्टर आएगा। तो बेसिकली जो मॉडर्न वर्ल्ड का जो सिलेबस है वो है फ्रॉम रेनेसा टू ग्लोबलाइजेशन। लेकिन जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि इसमें जो हमें पढ़ना है, इसमें इस एरिया को पढ़ना है आपको। क्वेश्चंस आएंगे आपको यहां से, ऊपर के 4 टॉपिक, लेकिन ये रेफरेंस के लिए आपको पढ़ना जरूरी है। यहां से लेकर ये जो आपके जितने टॉपिक हैं इससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, इस सेक्टर से आपके प्रश्न आएंगे और आपको बैकग्राउंड के रूप में इनको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री को अगर आप अलग अलग घटना के रूप में देखेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट डेवलप करना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन एक ओवरऑल आप इसका व्यू देखने का प्रयास करेंगे, ओवरऑल इंटर रिलेटेड इसको आप करने का प्रयास करेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि किस प्रकार इन चीजों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। अब आप देखिए, आप यहां पे ये तो हमने आपसे डिस्कस किया था, ये तो ये सिलेबस हो गया आपके। नेक्स्ट में हमने एक डायग्राम बनाया, एक और वैकल्पिक डायग्राम भी है, फिर आगे कभी इसकी चर्चा करेंगे। अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख ले कि आखिर हमें टॉपिक्स पढ़ना क्या है। इस टॉपिक पे जाने से पहले हम कुछ प्रश्न आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। हमने आपसे चर्चा किया था कि 2012 में पहली बार ये नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया था। प्रणाम। एक क्वेश्चन आए हैं, उसमें कहा गया कि जब भारत ब्रिटेन का, प्रणाम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नववर्ष की, मकर संक्रांति की, और जीवन में आप उज्जवल भविष्य को प्राप्त करें इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था तो वहां औद्योगिक क्रांति क्यों नहीं हुई? पहले इसमें आपको 2 बिंदु को समझना पड़ेगा। एक, उपनिवेशवाद को समझना पड़ेगा, क्योंकि भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश था और कोई भी मदर कंट्री नहीं चाहेगा कि उनके उस उपनिवेश में औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति का क्या है? औद्योगिक क्रांति जिन देशों में हुई, ये लोग क्या करते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भेजते हैं अपने कॉलोनीज में और वहां से रॉ मटेरियल मंगाते हैं। जैसे भारत से कपास ब्रिटेन जाएंगे और ब्रिटेन से तैयार सूती वस्त्र भारत आएगा। तो कॉलोनी को ये लोग केवल रॉ मटेरियल, कच्चे माल के उत्पादक के रूप में तैयार करते हैं, तो इसलिए भारत में नहीं हुई। दूसरी वजह क्या थी कि भारत के लोगों में निवेश की प्रवृत्ति नहीं थी। और तीसरी बात क्या थी कि ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति अधिक संवेदनशील नहीं थे। अब आपको मैं बताता हूं। एक तो हमने ये बताया कि भारत उनका उपनिवेश बन गया, इसलिए वहां ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होने दी। लेकिन इसके पहले जब मुगलों का शासनकाल था भारत में, और आप देखेंगे कि वो अत्यधिक संपन्नता का काल था, इसके बावजूद भारत में निवेश की प्रवृत्ति डेवलप नहीं हो पाई। जिस दौर में यूरोप में केपलर, कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, हार्वे, ये तमाम साइंटिस्ट का उदय हो रहा था, उसी के समानांतर भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अवहेलना की गई। और भारत ने धन कहां लगाए? लग्जरी के चीजों पे। दिल्ली में
शाहजहां के शासनकाल में शाहजहानाबाद नामक एक नया शहर बसाया गया, लाल किला बनाए गए, आगरा में ताजमहल बनाया गया, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किया गया, दीवाने आम और दीवाने खास बनाए गए और उस दीवाने आम और खास पर लिखवाया गया गर फिरदौस बर रुई जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। अगर इस पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही। तो इन्होंने निवेश पैसा तो खर्च किया, लेकिन इन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अवहेलना की। आप देखेंगे कि भारतीयों ने कभी भी नौसेना को विकसित करने के लिए बहुत सार्थक प्रयास नहीं किया। मुगलों के पास अपार धन संपदा थी, भारत के जितने रजवाड़े थे उनके पास अपार धन संपदा थी, लेकिन किसी ने नौसेना में निवेश नहीं किया, किसी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नहीं किया, किसी ने एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश नहीं किया। आप भविष्य में वही बनते हैं जो आज निवेश करते हैं। आज आप मेरे साथ समय बिता रहे हैं, ये भी आपका एक इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम इन्वेस्टमेंट है आपका, या हो सकता है संसाधन का भी इन्वेस्टमेंट होगा। तो जो आप निवेश करेंगे वही तो प्रोडक्ट आपके पास आएगा। तो भारतीयों ने इंफ्रास्ट्रक्चर की अवहेलना की, एजुकेशन की, स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर अतहर अली। प्रोफेसर अतहर अली ने एक फिलॉसफी दिया है, एक सिद्धांत दिया है जिसको कहा जाता है कल्चरल फेलियर, सांस्कृतिक पतन। उनका कहना था कि मुगलों का पतन क्यों हुआ, आखिर भारत में ब्रिटिश सत्ता क्यों स्थापित हुई। तो मुगलों के पतन का उन्होंने कारण बताया है कि द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वाज द कल्चरल फेलियर स्पेशली इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यह मुगलों का सांस्कृतिक पतन था, विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। जब आप ऐसी चीजों को नहीं करेंगे तो उस देश में औद्योगिक क्रांति की संभावना नहीं होगी। और ऐसे दौर में अगर हो सकता था कि भारत में विदेशी सत्ता नहीं आती तो भारत में स्ट्रक्चरल चेंज हो सकते थे। आप ये एक हाइपोथेटिकल बात मान सकते हैं कि ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया और एन मौके पर 18वीं सेंचुरी में ब्रिटेन ने भारत पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। और कोई भी मदर कंट्री, कोई भी उप साम्राज्यवादी या उपनिवेशवादी देश अपने उपनिवेश में औद्योगिक क्रांति नहीं होने देगा, क्योंकि वो उपनिवेश को हमेशा कच्चे माल और अनाज का निर्यातक और तैयार माल का आयातक देश बनाकर छोड़ देगा। अब देखिए, अब यहां जो प्रश्न पूछे गए हैं, मैं इन प्रश्नों पर आता हूं। 2013 में पहली बार ये प्रश्न पूछे गए थे, ये जीएस का एक हिस्सा बना था। इसमें देखिए, विलंब से होने वाले जापानी औद्योगिक क्रांति में कुछ ऐसे कारक भी थे जो पश्चिमी देशों के अनुभवों से बिल्कुल भिन्न थे। विश्लेषण कीजिए 200 शब्द में। अब आप यहां देखिए कि विलंब से होने वाले, विलंब से मतलब यह हुआ कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फर्स्ट फेज में जापान में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी और प्रथम चरण में ब्रिटेन और फ्रांस में हुई। तो पूरे वर्ल्ड में एक मॉडल बन गया कि औद्योगिक क्रांति कैसे हो सकती है, तो ब्रिटिश मॉडल पर। जापान ने इसको चैलेंज किया, जापान ने एक दूसरे मॉडल पर यह औद्योगिक क्रांति की। तो आपको इसमें यह बताना है कि आखिर जापान ने वो कौन सा मॉडल अपनाया जो यूरोपीय मॉडल से अलग था। कुछ ऐसे कारक भी थे जो पश्चिमी देशों के अनुभवों से, ये बात अलग है कि जापान ने भी ब्रिटेन और जर्मनी को ही रोल मॉडल बनाकर अपने औद्योगिक क्रांति को अंजाम दिया, लेकिन वो जापान के सर्कमस्टांसेस के अनुरूप किया था। यूरोपीय प्रतिस्पर्धा की दुर्घटनाओं द्वारा अफ्रीका को कृत्रिम रूप से निर्मित छोटे छोटे राज्यों में काट दिया गया। विश्लेषण कीजिए। ये उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से संबंधित प्रश्न है। एक औद्योगिक क्रांति से संबंधित है, एक उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से संबंधित प्रश्न है। आगे देखें। अमेरिकी क्रांति वणिकवाद के विरुद्ध एक आर्थिक विद्रोह था, इस कथन की पुष्टि कीजिए। इसकी मैंने अभी आपसे चर्चा किया था। आप देखिए, ये 2013 का विश्व इतिहास से संबंधित तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न देखिए, आर्थिक महामंदी से निपटने के लिए किन नीतिगत साधनों का प्रयोग किया गया था? What policy instruments were deployed to contain the Great Economic Depression? यही मैं चर्चा कर रहा था आपसे कि इसमें ग्रेट शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन आप जब हिंदी में इसका आंसर लिखेंगे तो विश्व आर्थिक मंदी
या फिर महामंदी शब्द का आप प्रयोग करेंगे। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन और न्यू डील पॉलिसी से संबंधित प्रश्न है। 2014 में आके देखें, 1956 में स्वेज संकट को पैदा करने वाली घटनाएं क्या थी, उसने एक विश्व शक्ति के रूप में ब्रिटेन की आत्म छवि पर किस प्रकार अंतिम प्रहार किया। यह क्वेश्चन आपका डीकोलोनाइजेशन से है कि किस प्रकार ये बड़ी बड़ी शक्तियां ध्वस्त होती चली गई। यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है 2014 में। 2014 का दूसरा प्रश्न देखिए, लेनिन की नव आर्थिक नीति 1921 ने स्वतंत्रता के शीघ्र पश्चात भारत द्वारा अपनाई गई नीतियों को प्रभावित किया था। यानी कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है 1921 में, दैट वाज इनिशिएटेड बाय लेनिन, इसने किस प्रकार भारतीय नीति को प्रभावित किया। अब इसमें आपको एक ही साथ रूस के इतिहास और भारत के इतिहास दोनों को जानने की जरूरत है। तो आप देखें, ये 2 प्रश्न का 2 वर्ष का मैंने बताया। अगले अपने लेक्चर में, अपने व्याख्यान में मैं अन्य वर्ष के प्रश्नों का भी आपके सामने रखूंगा। अब आप एक पॉइंट नोट कर लें कि आप कौन कौन सा टॉपिक, जब हमारी नियमित क्लासेस, रेगुलर क्लासेस होंगे, तो आप किस किस टॉपिक को पढ़ेंगे और किस किस टॉपिक को मैं किस क्रम में आपको पढ़ाऊंगा। क्रम हो सकता है कि थोड़ा उसको मैं अपने रीअरेंज करूं, लेकिन आप ये टॉपिक देख ले कि आपको पढ़ना क्या है। आधुनिक विश्व का निर्माण, पुनर्जागरण, ये आप नोट डाउन कर लें। धर्म सुधार, वाणिज्यिक क्रांति, आधुनिक राष्ट्रीय राज्य, ये जो चारों ही टॉपिक है, ये आपका फॉर्मेशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड है। इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको जानना है विश्व इतिहास की एक बेहतर समझ बनाने के लिए। पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, वाणिज्यिक क्रांति, आधुनिक राज्यों का उदय। अब यहां से आपका सिलेबस शुरू होता है। 18वीं सदी का आधुनिक भारतीय इतिहास, औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, ये तीन तो क्रांतियां ही आपके, प्रबोधन और उपनिवेशीकरण, ये 5 टॉपिक है आपके। नाइनटीन सेंचुरी, 19वीं सदी का आधुनिक विश्व इतिहास, औद्योगिक क्रांति फेज सेकेंड, अमेरिकी गृह युद्ध, अमेरिकन सिविल वार, यूरोपीय क्रांतियां, समाजवादी विचारधारा, साम्राज्यवाद, जर्मनी और इटली का एकीकरण, जर्मनी और इटली का एकीकरण। सॉरी। और यहां देखिए 20वीं सदी का आधुनिक विश्व इतिहास, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? रूसी क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, विश्व आर्थिक मंदी और नया व्यवहार नीति, द्वितीय विश्व युद्ध, विउपनिवेशीकरण, सोवियत संघ का विघटन, और लास्ट टॉपिक है वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं और ये मैं अपने व्याख्यान में इन सारे टॉपिक को इंक्लूड करने का प्रयास करूंगा मैं, और इसी को आपको सिस्टमैटिक तरीके से आपको पढ़ाएंगे। अब इसमें आपके पास रेफरेंस बुक क्या होंगे वो आप देख लें, किन किताबों की आप मदद ले सकते हैं। तो एक आप यहां पर देखें कि अर्जुन देव की किताब आती है, सभ्यता की कहानी पार्ट 1। ये ओल्ड एनसीईआरटी है और क्लास 9th की किताब है। ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 9th। अर्जुन देव की जो किताब है सभ्यता की कहानी, ये बहुत ही संक्षिप्त में, चूंकि एनसीईआरटी है और आप देख सकते हैं कि 9th क्लास की है, तो बहुत ही संक्षिप्त में इसे दिया गया है। और इस संक्षिप्त में देने के कारण हो सकता है कि इसमें बहुत क्लैरिटी इसमें ना हो, इसमें क्लैरिटी ना हो, लेकिन इतनी बात तो तय है कि आप जब इसे पढ़ेंगे तो इसकी मूलभूत अवधारणा को आप समझ पाएंगे। एक दूसरी किताब है इंदिरा देव और अर्जुन देव की, समकालीन विश्व का इतिहास। ये किताब पहले एनसीईआरटी में आते थे,
अब इसे ओरिएंट ब्लैक स्वान में इसे प्रकाशित किया गया है, हैदराबाद से प्रकाशित है। ये भी किताब आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। इस किताब को भी आप देख सकते हैं, यद्यपि ये पूरा सिलेबस आपका कवर नहीं करेगा। 19वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से द्वितीय विश्व युद्ध तक का इसमें इतिहास है। एक किताब है जैन एन माथुर की, आधुनिक विश्व इतिहास, खासकर ऑप्शनल में काफी लोकप्रिय है यह किताब। और इस किताब में जो पूरा सिलेबस है ऑप्शनल का, वो कंप्लीट को इसमें कवर किया गया है। तो आप चाहें तो जैन एन माथुर से, लेकिन इसकी किताब में क्या है कि एक तो ये अत्यधिक डिटेल है, जीएस के पर्पस से बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, इसके जो रेफरेंस है वो बहुत पुराने हैं। नई संकल्पनाएं, जो नए हाइपोथेसिस है, इन सब का इसमें समावेश नहीं किया गया है, लेकिन एक बेस बुक के रूप में आप जैन एन माथुर को पढ़ सकते हैं। एक किताब है दीनानाथ वर्मा और शिव कुमार सिंह का, विश्व इतिहास का एक सर्वेक्षण। ये जो विश्व इतिहास का सर्वेक्षण है, ये भारतीय भवन प्रकाशन पटना से प्रकाशित है। इस किताब में आपको पुनर्जागरण से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक की घटनाओं को का विवरण मिलता है। छोटे छोटे चैप्टर है और डिटेल्स इन्होंने दे रखा है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी सीमा क्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो घटनाएं का प्रवाह है, जो आपके सिलेबस का एक अंग है, उसे इसमें शामिल नहीं किया गया। एक और किताब लाल बहादुर वर्मा, आधुनिक विश्व का इतिहास, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है। यह भी एक अच्छी किताब है। ये बात अलग है कि इस किताब से आप उसी पर्पस, उसी तरीके से नहीं देख सकते जैसा कि आपका सिलेबस है, लेकिन फिर भी ये किताब एक अच्छे कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करने में मदद करेगा। और एक किताब आपका है डॉक्टर कुमार नलिन का, विश्व का इतिहास, जो मैग्रा हिल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। ये सबसे लेटेस्ट बुक है और इस किताब के लेखन में इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो हमारा जीएस का सिलेबस है, उसको पूरी तरह इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है। और ये जो किताब है विश्व का इतिहास, ये मैग्रा हिल प्रकाशन से है। और इस किताब की संतुष्टि, इस किताब के जो रेफरेंस हैं, वो प्रोफेसर पुष्पेश पंत सर ने किया है और पुष्पेश पंत सर के ने इसको अप्रूवल दिया है। और ये जीएस के लिए एक बहुत अच्छी किताब है और इस किताब का लेखन मेरे ही द्वारा किया गया है। इस किताब को भी आप देख सकते हैं। इस किताब में आप देखेंगे कि इस पूरे सिलेबस को बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से इसमें प्रेजेंट किया गया है और हर चैप्टर के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं और साथ ही साथ मॉडल आंसर दिया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या कब होती है उसका मॉडल आंसर लिखने में। तो मॉडल आंसर भी इसमें समाहित किया गया है और हर टॉपिक में इंट्रोडक्शन से कंक्लूजन तक है। और फिर अलग अलग इसको जो हेडिंग सब हेडिंग में दिए गए हैं, जहां जरूरत हुई है वहां चार्ट और डायग्राम का भी प्रयोग किया गया है। तो आप इस प्रकार से, अगर आपका अंग्रेजी माध्यम है तो भी आपके पास कई अच्छी किताबें हैं। एक तो डेविड थॉमसन की किताब है यूरोप सिंस नेपोलियन, ये सबसे अच्छी किताब है अगर आप यूरोपीय इतिहास को अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ना चाहें। अगर आपकी अंग्रेजी ऐसी हो कि आप पढ़ सकते हैं तो डेविड थॉमसन इज द बेस्ट बुक। एरिक हॉब्सबॉम, एरिक हॉब्सबॉम ने कई सारी किताबें लिखी है। ये अमेरिकन हिस्टोरियन है और ये अभी के लेटेस्ट हिस्टोरियन है, बहुत अच्छा इन्होंने किताब लिखा है। कार्लो एम सिपोला, इनकी भी किताबें काफी अच्छी है और इन्होंने भी बहुत अच्छे प्रकार से अपनी किताब में यूरोपियन हिस्ट्री को लिखा है। जॉर्ज लेफेब्रे, जॉर्ज लेफेब्रे स्पेशली फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है। जॉर्ज रूडे की भी किताब है फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर। और जॉन किंग फेयरबैंक की किताब, ये चाइनीज हिस्ट्री पर लिखा गया है और इसी पर कुछ अन्य राइटर भी हैं, जैसे सेनो की किताब है, मेरी सी राइट की किताब है। तो कई ऐसी किताबें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इंग्लिश मीडियम में अगर आप कुछ किताबें पढ़ना चाहें तो डेविड थॉमसन और एरिक हॉब्सबॉम की किताब आप देख सकते हैं। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, द एज ऑफ कैपिटल, द एज ऑफ एम्पायर, द एज ऑफ एक्सट्रीम्स, ये सब कुछ किताबें। तो बेसिकली जो पढ़ाने का टेक्निक होगा हमारा, वो हम प्रतिदिन एक टॉपिक आपके सामने उठाएंगे और उस टॉपिक से संबंधित जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे
हम आपके पास रखेंगे। उससे आप जो प्रश्न उठने वाले हैं उसकी चर्चा करेंगे, प्रश्न भी बताएंगे और उस प्रश्न को कैसे हम टैकल करें इसकी चर्चा भी हम करेंगे। और इस बीच में अगर आपके मन में कोई क्वेरीज वगैरह होंगे तो वो भी सेशन के अंत में हम आपसे डिस्कस कर लिया करेंगे। टाइम हमारे वेबसाइट से आपको नियमित तौर पर मिलता रहेगा, लेकिन मॉर्निंग के शिफ्ट में हमारा क्लास होगा। और इसी के साथ आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीएस वर्ल्ड की ओर से, विशेष रूप से मेरी ओर से, डॉक्टर कुमार नलिन की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा कि बेहतर से बेहतर तरीके से आपको मार्गदर्शन दे सकूं, और आपको अगर इस प्रयास में मैं अगर थोड़ा भी सफल रहा तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानूंगा। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।